हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आतिफ खान और आज आपको पढ़ाने वाला हूं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पी ब्लॉक। पी ब्लॉक बहुत ही बड़ा चैप्टर है जिसमें कई सब चैप्टर भी आते हैं, जैसे बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजन फैमिली एंड लास्ट वन आएगा हमारे पास इनर्ट गैस फैमिली या नोबल गैस फैमिली भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये चैप्टर को अगर हम शुरू करें तो इससे पहले हमें कुछ बेसिक पॉइंट को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बेसिक पॉइंट में जैसे कि बैक बॉन्डिंग पढ़ना बहुत ज़रूरी होगा, आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट को समझना बहुत ज़रूरी होगा। ठीक है, तो एक एक करके पहले हम कुछ कुछ पॉइंट्स को क्लियर कर लेते हैं एंड देन उसके बाद हम चैप्टर को शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज अभी मैं बताने वाला हूँ आपको बैक बॉन्डिंग के बारे में। ठीक है, बैक बॉन्डिंग क्या है, अगर हम बेसिकली इसको समझें तो जैसे कि इससे पहले आप पढ़े होंगे कभी भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता था, एक बंदा डोनर है तो दूसरा बंदा क्या होना चाहिए, एक्सेप्टर होना चाहिए। मतलब जो डोनेटिंग स्पेसीज है या तो लोन पेयर हो सकता है या निगेटिव हो सकता है, और एक्सेप्टिंग स्पेसीज क्या हो सकता है, जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, या तो वैकेंट एस हो, वैकेंट पी हो या वैकेंट डी ऑर्बिटल हो। ठीक है, तो वैसे स्पेसीज बनाएंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जनरली दो अलग अलग स्पेसीज के बीच में बन सकता है, मतलब इन बिटवीन टू स्पेसीज ना। और बैक बॉन्डिंग क्या है, जस्ट कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग की तरह ही वर्क करता है, बट विद इन द मॉलिक्यूल बॉन्ड ये बनता है। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके समझते हैं। जैसे कि अगर हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात करें, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात करें तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में होता क्या है कि मान लो अमोनिया हमने लिया। ठीक है, ये अमोनिया है, अमोनिया पे है लोन पेयर, और हाइड्रोजन मान लो H+ है। ठीक है, यानी यहाँ पे 1s0 है, s ऑर्बिटल बिल्कुल खाली है। तो अमोनिया के पास जो नाइट्रोजन है वो डोनर स्पेसीज है, वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है किसको भाई, ये हाइड्रोजन पॉजिटिव को। यानी यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। ठीक है, दो अलग अलग स्पेसीज के बीच में बॉन्ड बना है, इसलिए हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पे बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बैक बॉन्डिंग की बात करें कि बैक बॉन्डिंग किसे बोला जाए, तो इन बिटवीन द मॉलिक्यूल होना चाहिए। दो एटम इसमें होंगे, एक तो डोनर होगा, दूसरा क्या होगा, एक्सेप्टर होगा। डोनर हमेशा क्या होना चाहिए, लोन पेयर हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, और एक्सेप्टर क्या हो सकता है, बोल सकते हैं कि सर वो वैकेंट पी होना चाहिए, वैकेंट डी होना चाहिए, इस तरह के स्पेसीज होना चाहिए। तो चलिए डिटेल में समझते हैं इसको कि जो दो स्पेसीज है हमने ए और बी मान रखा है। ठीक है, तो कंडीशन में हमने मान रखा है कि क्या क्या याद रखना है कि एक एटम ए है, एक एटम बी है। तो एटम ए के पास लोन पेयर देने की टेंडेंसी होना चाहिए, तो एटम बी के पास क्या होना चाहिए, तो उसके पास एक्सेप्टिंग टेंडेंसी होनी चाहिए। और एक्सेप्ट करने के लिए उसके पास क्या होना चाहिए, वैकेंट पी ऑर्बिटल हो सकता है या वैकेंट डी ऑर्बिटल हो सकता है। वैकेंट डी ऑर्बिटल के वजह से अगर बैक बॉन्डिंग हो रहा है, और बैक बॉन्डिंग जब भी बनेगा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अगर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो हम बोल सकते हैं कि पी पाई बैक बॉन्डिंग होगा। ठीक है, पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है तो हम बोलेंगे पी पाई बैक बॉन्डिंग बोलेंगे, और डी ऑर्बिटल अगर इन्वॉल्व होगा तो पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग बोलेंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, बस पहला कंडीशन देखो क्या है कि एक एटम ए माना हो और दूसरा एटम को बी माना हो। एटम ए डोनर है यानी डोनेट कर सकता है, लोन पेयर या निगेटिव, और एक्सेप्टर स्पेसीज को हमने मान रखा है बी, यानी वो एक्सेप्ट कर सकता है। तो एक्सेप्ट करेगा तो उसके पास क्या होना चाहिए, वैकेंट पी या वैकेंट डी। एक तो ये हो गया। कंडीशन टू क्या है हमारे पास कि ये ग्रुप जो है बिलोंग करना चाहिए सेकेंड पीरियड एलिमेंट का। जैसे हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं कि 7 पीरियड है ना, 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड तक एलिमेंट्स हैं। तो इसमें होना चाहिए कि ए वाला जो एलिमेंट्स है वो हमेशा, या एटम जो भी है वो सेकेंड पीरियड का होना चाहिए, और जो भी एक्सेप्टिंग स्पेसीज है या तो वो सेकेंड का हो सकता है या थर्ड का हो सकता है। अगर मैं बात करूं एक छोटा सा पॉइंट लेके कि देखो सेकेंड पीरियड एलिमेंट अगर कोई भी है तो आपस में बैक बॉन्डिंग सेकेंड के साथ कर सकता है। ठीक है, या सेकेंड है तो वो किसके साथ बैक बॉन्डिंग कर सकता है, बोलेंगे थर्ड पीरियड के एलिमेंट से कर सकता है। लेकिन ध्यान रखें कि थर्ड और थर्ड आपस में बैक बॉन्डिंग नहीं करेंगे।
ठीक है, जब भी करेगा सेकेंड थर्ड के साथ, सेकेंड के साथ, लेकिन थर्ड में बैक बॉन्डिंग नहीं होगा। मतलब यही दो कंडीशन था कि एक स्पेसिफिक डोनर होना चाहिए, दूसरा एक्सेप्टर होना चाहिए। दूसरा कंडीशन में ये है कि ए एटम है जो क्या होना चाहिए, बोलेंगे सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स होना चाहिए, और जो एक्सेप्टिंग है सेकेंड भी हो सकता है या थर्ड भी हो सकता है। ठीक है, इतना हमें कंडीशन को समझना है। ठीक है, तो चलो एग्जाम्पल को देखते हैं। क्वेश्चन ये है हमारे पास कि बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट इन, ठीक है। अब एग्जांपल को समझते हैं कि करके BH3 को देखा जाए तो बोरॉन के पास वैकेंट p ऑर्बिटल होता है। जैसे मैंने बोला कि बोरॉन के पास अगर एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई इसका 5, तो हमने लिखा 1s2 2s2 एंड 2p1, यानी इसके 2s में तो 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं। ठीक है, यानी इसके पास वैकेंट है। अगर ये एक्साइट करके चला भी जाए तो अभी भी इसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल है। ठीक है, बोरॉन के पास वैकेंट p ऑर्बिटल है। कंडीशन ए वाला तो कुछ कुछ फुलफिल होते जा रहा है। तो हम देखेंगे कि बोरॉन के पास वैकेंट p है, ले सकता है, लेकिन डोनर स्पेसीज इसमें होना चाहिए। तो हाइड्रोजन है डोनर स्पेसीज, तो हाइड्रोजन के पास डोनेट करने के लिए कुछ है ही नहीं, लोन पेयर होता ही नहीं हाइड्रोजन के पास, ये डोनेट नहीं कर सकता है। मतलब एक्सेप्टर है बट डोनर नहीं है, तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग नहीं होगा। ठीक है, अब सेकेंड एग्जाम्पल को अगर हम देखें, सेकेंड को देखें तो बोरॉन है, बहुत सही। बोरॉन के साथ जुड़ा हुआ है CH3, इस साइड भी जुड़ा हुआ है CH3 और यहाँ पे भी जुड़ा हुआ है CH3। ठीक है, फिर देखिए कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, बना चुका है। अब उसके पास कुछ भी नहीं है देने के लिए, ना लोन पेयर है ना निगेटिव है, तो ये डोनर नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें जो बोरॉन है एक्सेप्टर है, तो वो एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन यहाँ पे कोई डोनेट करने के लिए कोई भी स्पेसिस नहीं है, यानी ये भी बैक बॉन्डिंग नहीं कर सकता है। ठीक है, अब हम थर्ड एग्जाम्पल को देखते हैं BF3। एक बार BF3 को भी देख लेते हैं। मान लो हमने इस तरीके से स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, ये पता है कि जो भी हैलोजन होते हैं उन पे लोन पेयर होते हैं। ठीक है, हैलोजन पे क्या होता है, 3 लोन पेयर होते हैं भाई। तो ये जो लोन पेयर हैं, ठीक है, ये जो लोन पेयर है ये डोनेट कर सकता है, और बोरॉन के पास वैकेंट p ऑर्बिटल है, तो यानी ये एक्सेप्ट कर सकता है, ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा। यानी फ्लोरीन डोनेट कर सकता है और बोरॉन एक्सेप्ट कर सकता है। तो यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड की तरह ही, अब इस बॉन्ड को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलेंगे नहीं, लेकिन अब ये बॉन्ड का नाम क्या हो जाएगा, बैक बॉन्डिंग। ठीक है, बैक बॉन्डिंग। पहले से एक सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है और अब जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बनेगा, पाई बॉन्ड। ठीक है, तो बोरॉन का p ऑर्बिटल यूज हुआ और जो फ्लोरीन है सेकेंड पीरियड एलिमेंट है, और यहाँ पे भी इसका कौन सा ऑर्बिटल p ही, यानी जो पाई बनेगा हम बोल सकते हैं क्या भाई, बोलेंगे सर ये p पाई ना, और फ्लोरीन भी p वाला ही है, तो हम बोल सकते हैं कि p पाई बैक बॉन्डिंग है। याद करने का क्या तरीका है कि जो भी स्पेसीज एक्सेप्ट कर रहा है अगर उसमें वैकेंट p ऑर्बिटल हो तो p पाई बॉन्डिंग बनेगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो यानी यहाँ पे तो बैक बॉन्डिंग बन सकता है। ठीक है, यहाँ पे तो बैक बॉन्डिंग बन ही सकता है। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल नंबर 4 को अगर देखें, 4 को देखें तो यहाँ पे क्या है, तो फास्फोरस है और यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे भी है फ्लोरीन, यहाँ पे भी है फ्लोरीन। फ्लोरीन के पास टेंडेंसी है लोन पेयर को देने का, तो ये अपना दे सकता है। और आपको पता होना चाहिए कि फास्फोरस थर्ड पीरियड एलिमेंट है, तो थर्ड पीरियड एलिमेंट के पास वैकेंट d ऑर्बिटल होता है। ठीक है, जब तीसरा बॉन्ड बनाता है तब उसके पास नहीं होता है, लेकिन अब 3 से अगला ज़्यादा बॉन्ड बनाएगा, चौथा बॉन्ड बनाएगा, तो वहाँ पे वो अपना एक्साइटेड स्टेट में जाकर वैकेंट d का यूज करेगा। अगर नहीं समझ में आया पॉइंट तो फिर से समझिएगा। थर्ड पीरियड एलिमेंट्स के पास वैकेंट d ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देखिएगा, मान लो कार्बन है, कार्बन के नीचे क्या आता है, सिलिकॉन आता है, Si आता है ना, तो यहाँ पे तो ये सेकेंड पीरियड है और ये है थर्ड, तो इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल होगा। वैसे हम बात करें नाइट्रोजन है
और यहाँ पे है फास्फोरस। नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड है, इसके पास वैकेंट डी तो नहीं है, लेकिन फास्फोरस के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, यानी थर्ड पीरियड एलिमेंट्स के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। अब समझते हैं एग्जांपल को कि अगर हमें ये पता है कि इस फास्फोरस के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है और यहाँ पे जो फ्लोरीन है उसके पास डोनेट करने के लिए लोन पेयर है, तो ये डोनेट कर सकता है और ये क्या कर सकता है, एक्सेप्ट। अब हमें भी समझना है कि फ्लोरीन किस पीरियड का एलिमेंट है, सेकेंड, और एक्सेप्टिंग स्पेसिस क्या कौन सा पीरियड का है, तो बोलेंगे कि सर ये है थर्ड पीरियड का, मतलब सेकेंड वाले थर्ड को दे सकता है ना, लेकिन थर्ड में नहीं होता है बैक बॉन्डिंग, लेकिन यहाँ पे दिया क्या हुआ है, सेकेंड और थर्ड में, तो ये एक्सेप्टर और ये है डोनर, तो बैक बॉन्डिंग यहाँ पे हो सकता है। अब देखिएगा जो फास्फोरस है जो ये एक्सेप्ट कर रहा है, यानी इसके पास जो वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो कैसा पाई बनेगा, डी पाई, तो इसका पी और इसका डी, तो हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे जो बॉन्ड बना, तो ये बॉन्ड जो बनेगा उसको बोल सकते हैं हम लोग पी पाई और डी पाई बैक बॉन्डिंग। ठीक, अभी दो एग्जांपल समझ में आया होगा, पी पाई बैक बॉन्डिंग और पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग। पी पाई कब बोले, जब पाई बॉन्ड बना, मतलब जो भी बैक बॉन्डिंग के थ्रू जो पाई बॉन्ड बनेगा वो उसमें इन्वॉल्व होगा एक्सेप्टिंग स्पेसिस वैकेंट पी ऑर्बिटल, तब हम बोलेंगे पी पाई बैक बॉन्डिंग है। अगर एक्सेप्टिंग स्पेसिस अगर डी ऑर्बिटल का यूज करता है तो बोलेंगे पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग। तो पहला एग्जाम्पल तो नहीं हुआ था, सेकेंड भी नहीं हुआ था, थर्ड एंड फोर्थ हुआ। अब हम आते हैं NF3 पे ना, NF3 पे आते हैं तो नाइट्रोजन है हमारे पास और यहाँ पे है फ्लोरीन, यहाँ पे भी है फ्लोरीन और यहाँ पे है फ्लोरीन। अब आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन भी डोनेटिंग स्पेसीज होता है, नाइट्रोजन भी अपना लोन पेयर दे सकता है और फ्लोरीन के पास तो है ही लोन पेयर 3। तो अब बताओ कि यहाँ पे फ्लोरीन भी डोनर और नाइट्रोजन भी डोनर, तो दो डोनर स्पेसीज के बीच में बैक बॉन्डिंग नहीं होगा, एक एक्सेप्टर होना चाहिए तो दूसरा क्या होना चाहिए हमारे पास, डोनेट करने के लिए होना चाहिए। तो यहाँ पे तो दोनों के दोनों डोनर है, तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग नहीं हो सकता है। ठीक है, तो दो एग्जाम्पल इसमें था जिसमें बैक बॉन्डिंग हुआ। चलिए अभी और कुछ चीजें समझते हैं कि जो हम बैक बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं हम पी ब्लॉक में कहाँ पे इसको अप्लाई करेंगे, इसका क्या बेनिफिट्स है और कहाँ यूज कर सकते हैं, समझते हैं इस एग्जाम्पल को। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अगर कुछ इसमें से इंपॉर्टेंट लग रहा है तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, यहाँ पे पूरा का पूरा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब ना बहुत अच्छा नीट में एक बार क्वेश्चन आया, जेईई मेन में भी आया इस तरह का क्वेश्चन। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है कि एन ना नाइट्रोजन है और इसके साथ CH3 ग्रुप ऐसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, और एक एग्जांपल दिया गया आपके पास CH3, ठीक है 3, और यहाँ पे हमारे पास दिया गया SiH3 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे दिया हुआ है नाइट्रोजन। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। अब इन दो एग्जाम्पल को अच्छे समझते हैं कि किस में बैक बॉन्डिंग होगा और क्या फर्क होगा। तो नाइट्रोजन के साथ यहाँ पे जुड़ा हुआ है CH3 और यहाँ पे भी जुड़ा हुआ है CH3, यहाँ पे भी जुड़ा हुआ है CH3 और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है। ये डोनेटिंग स्पेसीज तो है, बट सामने वाला स्पेसीज क्या होना चाहिए, एक्सेप्टिंग भी होना चाहिए, वो एक्सेप्ट कर सके तो, लेकिन कार्बन के पास एक्सेप्ट करने के लिए वैकेंट पी वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। तो यहाँ पे ये जो लोन पेयर है ये यही रह जाएगा, यानी ये बैक डोनेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, यानी बैक बॉन्डिंग नहीं बनाएगा। अब इसमें देखते हैं, नाइट्रोजन है हमारे पास, इसके पास SiH3 मतलब सिलिकॉन है और यहाँ पे SiCH3 है और यहाँ पे भी SiH3 है। ठीक है, यहाँ पे 3 बॉन्ड बन गया। अब नाइट्रोजन के पास क्या है, बोलेंगे सर लोन पेयर है। नाइट्रोजन डोनेट कर सकता है और सिलिकॉन के पास, देखिए मैंने बताया था इससे पहले कि कार्बन है,
Si है, तो ये वैकेंट d ऑर्बिटल होगा क्योंकि थर्ड पीरियड एलिमेंट है सिलिकॉन, ठीक है। तो यानी ये इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल है, तो यहां से डोनर स्पेसीज क्या करेगा, इसको डोनेट कर देगा, तो ये क्या कर लेगा, यहां से एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक। तो यहां पे बैक बॉन्डिंग हो गया, यहां पे जो बॉन्ड बना बोल सकते हैं कि सर ये है बैक बॉन्डिंग, ठीक है, बैक बॉन्डिंग बन चुका। अब बैक बॉन्डिंग बनने से क्या प्रॉब्लम आता है कि जो स्पेसीज है उसका बॉन्ड लेंथ डिक्रीज कर जाता है ना। इसका बॉन्ड लेंथ तो अभी पाई बॉन्ड नहीं, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है। अब यहाँ पे सिग्मा प्लस पाई है, यानी यहाँ पे अब देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर चेक करें तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, और यहाँ का लोन पेयर अभी लोकलाइज है, तो लोकलाइज लोन पेयर को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो यानी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा हमारे पास sp3, ठीक। अब इसमें देखा जाए 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, अब ये लोन पेयर तो पाई बॉन्ड बना लेगा, और आपको पता होना चाहिए कि पाई बॉन्ड जो होता है हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो अगर हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। तब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, और 3 सिग्मा ही रह जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp2। अब एस कैरेक्टर क्या हो गया, यहाँ पे बढ़ गया है sp3, मतलब 4 स्पेसीज में एस का कंट्रीब्यूशन कितना है 25%, और यहाँ पे 3 स्पेसीज में एस का कंट्रीब्यूशन कितना होगा 33% ना, अप्रोक्स 33 पॉइंट समथिंग। तो ये एस कैरेक्टर बढ़ गया, यानी यहाँ पे बॉन्ड लेंथ क्या हुआ, घट गया। सोचो ना, मान लो एक हमारे पास, एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं मैं, मान लो ये हमारे पास मान लो एक रस्सी है ऐसा सपोज, अब इसमें कोई गांठ नहीं है, मैं इसमें अगर इसमें एक गांठ लगा दूं ना तो छोटा हो गया ये थोड़ा, अब मैं इसमें एक और गांठ लगा दूं ना, मतलब बॉन्ड बना रहा हूं मैं, अगर एक और गांठ लगता तो और छोटा हो गया, मतलब जितना नंबर ऑफ बॉन्ड बनेगा उतना बॉन्ड लेंथ क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड बनने की वजह से क्या हो गया, तो बोल सकते हैं कि सर बॉन्ड लेंथ डिक्रीज कर गया। तो ड्यू टू बैक बॉन्डिंग बॉन्ड लेंथ इज डिक्रीजेस, ठीक है। तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा होगा, इसका होगा। एक बार एक क्वेश्चन था हाइब्रिडाइजेशन पूछने के लिए, मैक्सिमम बच्चे हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे sp3 बता रहे थे, क्यों, क्योंकि 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, और इसको लोन पेयर को कंसिडर कर दिए। और आपको बता दूं कि यहाँ पे लोन पेयर है जो बैक बॉन्डिंग बना रहा है, यानी वो तो वहां रहेगा नहीं, वो डी। चलिए अगर इसकी एप्लीकेशन की बात करें ना, कि जो बैक बॉन्डिंग हम लोग पढ़े और कहाँ कहाँ पे इसका अप्लाई कर सकते हैं, तो देखते हैं एक बार कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है उसमें भी इसका अपना एक रोल है, ठीक है। हमें पता है कि जनरली एसिडिक स्ट्रेंथ इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी पे डिपेंड करता है। अगर बात करें कि एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा भाई, तो बोलेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी, ठीक है। तो इसको भी ये अफेक्ट करेगा कई एग्जाम्पल में। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो हमने लिया कि एल्युमिनियम है Al, ठीक है, F3, एक एग्जाम्पल है एल्युमिनियम Cl3, एक एग्जाम्पल है AlBr3, AlI3, मान लो ऐसा एग्जाम्पल लिए, ठीक है। डाउन द ग्रुप हमने देखा कि भाई सब में तो एल्युमिनियम सेम है, चेंज क्या हो रहा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मतलब हेलोजन ग्रुप चेंज हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी इसमें डिक्रीज हो रहा है डाउन द ग्रुप। तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। थोड़ा ध्यान ये रहे कि AlF3 आयनिक कंपाउंड है, ये ध्यान रखना बाबू, ये कैसा कंपाउंड है, तो आयनिक है, और आयनिक कंपाउंड का यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट है, तो यहाँ पे लिविस एसिड का बात नहीं करेंगे। इन 3 एग्जाम्पल को हम देखते हैं ध्यान से, ठीक है। ये तो पहले इसको मतलब निकालते हैं, ठीक है। तो AlCl3, AlBr3, AlI3 को एकदम अच्छे से समझना है। एल्युमिनियम थर्ड पीरियड का एलिमेंट है और क्लोरीन भी थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, तो दोनों थर्ड का है, और आपको पता है थर्ड में बैक बॉन्डिंग नहीं होता है, तो यहाँ पे हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल सा इलेक्ट्रोनिगेटिव वाला पार्ट पे आना है। En डिक्रीज तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज, ठीक है। अब अगला एग्जाम्पल और लेते हैं, अगर हम ले लिए यहाँ पे BF3, BCl3, BBr3 और BI3, ठीक है। ये 4 एग्जाम्पल लिए, ठीक है। इसमें समझिएगा
कि बोरॉन वैकेंट पी है और फ्लोरीन के पास डोनेट करने के लिए है, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी सेकेंड पीरियड का, ये भी सेकेंड पीरियड का, ये सेकेंड पीरियड का और ये थर्ड पीरियड का, सेकेंड और थर्ड में भी हो सकता है। तो हमने ये देखे कि चलो भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप तो डिक्रीज कर रहा है कि बोरॉन सब में सेम है, चेंज हो रहा है उसमें हैलोजन ग्रुप, तो सब में हैलोजन ग्रुप अगर चेंज हो गया यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रहा है। और अगर हम जनरल पॉइंट के हिसाब से अगर क्वेश्चन को बनाते तो यहाँ पे बोल देते कि एसिडिक स्ट्रेंथ डाउन द ग्रुप डिक्रीज कर रहा है, लेकिन ये पॉइंट गलत है। उसका रीजन क्या है समझिएगा। यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन काउंट किया जाए, मान लो 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है तो लुईस एसिड बोलेंगे, सब में 6 6 6 6 सब में इलेक्ट्रॉन है, मतलब बोरॉन 3 बॉन्ड बनाया है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, ये बात समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पे फ्लोरीन जो है अगर देखें ध्यान से तो यहाँ पे जो फ्लोरीन है ये लोन पेयर इसको दे सकता है ना, दे सकता है। अगर ये देगा तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट और इजीली देगा, क्योंकि ये स्पेसिड सेकेंड पीरियड का है और ये भी सेकेंड पीरियड का है, सेकेंड पीरियड में है, तो मतलब बहुत इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगा, यानी बहुत इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग होगा। और इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग होगा तो ये खाली रहेगा नहीं, यानी ये तो लुईस एसिड की तरह अच्छा एसिड की तरह बिहेव नहीं कर सकता है। अब रहा क्लोरीन के बाद, तो इसमें भी बैक बॉन्डिंग हो रहा है, ये भी देगा, तो यहाँ पे भी अब ये तो खुद ही दे रहा है, तो ये लुईस एसिड अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन नीचे के जो दोनों हैं इनमें बैक बॉन्डिंग नहीं होगा या नेग्लिजिबल होगा, तो ये खाली के खाली ही रह जाएंगे, मतलब 6 के 6 ही रह जाएंगे। तो ऐसे स्पीशीज में हम बोल सकते हैं क्या कि बैक बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ डिक्रीज कर रहा है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीज, क्योंकि बैक बॉन्डिंग अगर हो ही जाएगा तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, और ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा तो अच्छा एसिड नहीं रहेगा। यानी हम बोल सकते हैं कि ऐसे स्पीशीज को क्या बोलेंगे कि डाउन द ग्रुप, बोल सकते हैं आप कि डाउन द ग्रुप स्ट्रेंथ ऑफ बैक बॉन्डिंग क्या हो रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ बैक बॉन्डिंग जो है बीबी जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए, इंक्रीज। ये क्वेश्चन आ चुका है और बार बार पूछा जाता है, हमेशा बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ बैक बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रहा है, यानी एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रहा है। तो सबसे अच्छा एसिड क्या होगा यहाँ पे, Bi3, उसके बाद BBr3 और उसके बाद आएगा BBCl3 और लास्ट वन क्या आएगा, BF3। ठीक, ये तो हमारे पास लुईस एसिड का मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ की बात चल रही है, ठीक है। और अगर बात ये चले भाई कि चलो एसिडिक स्ट्रेंथ का तो ये पॉइंट रहा, लेकिन अगर पूछे कि स्ट्रेंथ ऑफ बैक बॉन्डिंग, अगर हमसे क्वेश्चन पूछे कि स्ट्रेंथ ऑफ बैक बॉन्डिंग, तो किसका होगा स्ट्रेंथ, तो बोलेंगे स्ट्रेंथ ऑफ बैक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा होगा BF3 का, उसके बाद आएगा BCl3 का, BBr3 का और लास्ट वन BI3 का, ठीक है। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है और बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ठीक, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लो, ठीक है। अब एक पॉइंट और देखते हैं हम लोग। एक पॉइंट ये है कि अगर ऐसा एग्जांपल दिया कहीं पे CH3 और यहां पे C और यहां पे OH, ठीक है। और अगला एग्जांपल एक और है हमारे पास CH3 और यहां पे है C और सिलिकॉन, ठीक है, Si और यहां पे है OH। अब हमसे पूछ रहा है दोनों में अच्छा एसिड कौन है, ठीक है, दोनों में अच्छा एसिड कौन है। तो देखते हैं सिंपल कि इस कार्बन के साथ तो 3 CH3 लगा हुआ है, समझिएगा पॉइंट को, ऐसा स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। और इस सिलिकॉन के साथ जो है CH3 और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे OH है। अब तो लुईस एसिड की बात नहीं करेगा ये, कि लुईस एसिड नहीं पूछ रहा, अब आपसे ये पूछ रहा है कि अच्छा एसिड कौन है, ठीक। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो मोर इलेक्ट्रॉन निगेटिव स्पीशीज के साथ जुड़ा है,
तो ये भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ, यहाँ भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पेसिस के पास। सोचो ऑक्सीजन अगर H प्लस देता है, क्या देगा? H प्लस देगा तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा? निगेटिव चार्ज। यहाँ पे भी ये H प्लस देता है तो इस पे क्या आएगा? निगेटिव चार्ज। और एसिडिक स्ट्रेंथ का एक और भी तरीका है पहचानने का कि जिसका एनायन ज़्यादा स्टेबल होगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा। फिर से सुनिएगा, जिसका एनायन ज़्यादा स्टेबल होगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा। अब यहाँ पे एनायन, ये जो एनायन है लोकलाइज है, क्योंकि कार्बन के साथ तो बैक बॉन्डिंग करने वाला नहीं, कि कार्बन के पास वैकेंट p वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं है, यानी कार्बन के साथ तो कुछ हुआ नहीं, यानी ये जो लोन पेयर है बच्चे ये है लोकलाइज्ड। अब जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है लोकलाइज डीलोकलाइज क्या होता है, अगर कोई भी लोन पेयर निगेटिव पॉजिटिव ये स्पेसिस एक ही जगह पे फिक्स्ड हैं, मतलब सामने वाले के साथ कंजुगेशन नहीं कर रहे हैं, बॉन्ड नहीं बना रहे हैं, तो वैसे स्पेसिस को बोलेंगे लोकलाइज, यानी फिक्स्ड स्पेसिस। अगर यही स्पेसिस अगर सामने वाले के साथ बॉन्ड बना ले, कंट्रीब्यूट करे, उसमें रिजोनेंस बना ले, चाहे वो वहाँ नहीं रहे, वहाँ से डीलोकलाइज हो जाए यानी मूव कर जाए, तो ऐसे स्पेसिस को बोलेंगे डीलोकलाइज। अब ये बताइए कि सिलिकॉन के पास वैकेंट d ऑर्बिटल है, इसके पास तो वैकेंट d है, सिलिकॉन पता है कि वैकेंट d इसके पास होता है, और ये स्पेसिस देने के लिए तैयार है। तो ये डोनर और एक्सेप्टर, डोनर और एक्सेप्टर में बैक बॉन्डिंग हो जाता है, और बैक बॉन्डिंग होगा तो यहाँ पे ये स्पेसिस डीलोकलाइज हो जाएगा। ये जो लोन पेयर है ये क्या होगा? बोलेंगे सर ये डीलोकलाइज हो जाएगा। यानी ये जो एनायन है ज़्यादा स्टेबल है, मतलब मूवेबल है। अब ज़्यादा मूव कर रहा है तो ज़्यादा एनर्जी लूज करेगा, और ज़्यादा एनर्जी लूज करेगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा गेन करेगा। मतलब एनर्जी जितना ज़्यादा कोई भी स्पेसिस लूज करेगा स्टेबिलिटी उतना ही गेन करेगा। तो यहाँ पे अच्छा कंसेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी इसको AK47 आप बोल सकते हो, इतना अच्छा पॉइंट है ये। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। कई बार ऐसे क्वेश्चन में बढ़िया बढ़िया बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि यहाँ पे स्टेप क्या ले। ठीक है, वो समझ ही नहीं पाते, बोलते हैं कि कार्बन इनमें तो EN का, फिर चक्कर आ जाता है और ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे भी कई पॉइंट्स हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए, बैक बॉन्डिंग के बाद अब देखते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट को ना। इनर्ट पेयर इफेक्ट मोस्टली बच्चों को इतना ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल देता है क्योंकि इसके कंसेप्ट थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। ठीक है, बहुत ही कंसेप्चुअल पार्ट है ये, और इसको हम लोग समझते हैं आराम से। ठीक है, पहले तो इनर्ट पेयर इफेक्ट को हम कहाँ पे देखेंगे और कौन कौन सा ब्लॉक इन्वॉल्व है, कौन सा ग्रुप इन्वॉल्व है, कौन सा पीरियड इन्वॉल्व है। तो ब्लॉक की बात करें तो P ब्लॉक में सिर्फ होता है, और ग्रुप की बात करें तो 3rd ग्रुप टू 6th ग्रुप तक होता है, और पीरियड 4 to 6। ठीक है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। पहले कंसेप्ट को समझते हैं। ठीक है, क्या है, एक छोटा सा एग्जांपल से समझाते हैं आपको। मान लीजिए हमारे पास बोरोन है, एल्युमिनियम, गैलियम, ठीक है, IN, और हमारे पास ये TL है। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, अब ये समझिएगा कि इनके मतलब इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, ये अगर ये लूज करते हैं, अगर बोरोन के हमने कन्फिगरेशन लिखा, इसके 5 एटॉमिक नंबर है, तो 1s2, 2s2 एंड 2p1 है। एकदम ध्यान से समझिएगा, बहुत कंसेप्चुअल है। अगर समझ में आ गया तो बहुत ही ज़्यादा इजी भी है ये। ठीक है, तो देखिए हमने क्या कन्फिगरेशन लिखा इसके, और ये देखो यहाँ पे इसके जो आउटर मोस्ट कहने का मतलब सेम वाले 2 वाले में आउटर मोस्ट है ये 1 इसका इनर है, 2 वाला इसका आउटर है। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है बोलेंगे? 2 और 1 यहाँ पे है 1, तो ये क्या हो गया? 3। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। अगर ये अपना तीनों इलेक्ट्रॉन कहीं लूज कर दे, अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा? +3। ठीक है, अगर 1 लूज करता है तो इस पे चार्ज क्या आएगा? +1। ठीक है, सोचिएगा कि अगर ये +1 में हो, बोरोन अगर +1 में हो, या बोरोन, ठीक है, +3 में, यही ना हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, अब एग्जाम्पल मैं बोरोन ना उठा के नीचे वाला एग्जाम्पल को समझाता हूँ कि इनर्ट पेयर को समझा कैसे जाए। ठीक है, बस ये समझ में आ गया हमें कि चलो
अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो ये लिख सकते हैं NH2 और NP1, ठीक है। अगर हम ऐसे बात करें कि NH2 NP1, अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज किया गया तो उस पर +1 चार्ज, अगर दोनों मतलब तीनों इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो उस पर +3 चार्ज आ गया, ठीक। यानी चार्ज से रिलेटेड कुछ बात चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, समझते हैं। अब यहाँ पे जो पॉइंट ये है कि NH2 और NP1 है, ठीक। यहां पे दो पार्ट में अभी बताना चाह रहा हूं कि या तो कोई भी इसमें जो मेटल है +1 में होगा या यहां पे मेटल +3 में होगा, यही दो कंडीशन है। अब हमसे पूछता है कि दोनों प्लस मतलब +M और +3M में ज्यादा स्टेबल कौन सा है, मतलब +3 और +1 में ज्यादा स्टेबल कौन सा है। अब सोचिए कि जो जितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उस पर उतना ज्यादा चार्ज आएगा, और जितना इलेक्ट्रॉन लूज करते तो साइज आपका क्या होता है, छोटा, और जितना साइज छोटा होगा उतना ही थर्मोडायनेमिकली वो मोर स्टेबल होगा, ठीक है। तो जनरली बोला भी जाता है कि जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो लोअर स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट से ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो हमें अगर नॉर्मली बात करें कि ये रहा एल्युमिनियम +1 में है और एल्युमिनियम +3 में है, तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा, +3, क्योंकि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल देन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर से एक बार सोचिएगा, बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। अगर किसी के पास +1 चार्ज है या किसी के पास +3 चार्ज है, यानी वो 3 बार इलेक्ट्रॉन लूज किया है इसलिए उस पर +3 चार्ज है, और किसी ने 1 बार इलेक्ट्रॉन लूज किया है उस पर +1 चार्ज है। जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना ज़्यादा उसका साइज छोटा होगा, और जितना साइज छोटा होगा उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ टाइटली बॉन्डेड होगा, और टाइटली बॉन्डेड होगा तो ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक। यही कंसेप्ट को ध्यान रखिएगा, ठीक। तो जनरली हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल देन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इनर्ट पेयर को समझते हैं। इनर्ट पेयर क्या बोलता है कि जो इनर्ट का मतलब क्या होता है, कोई भी स्पेसीज स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना चाहता है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो ये बोलता है कि अगर आप 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दो, आप 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दो तो आप ये पेयर में आ जाओगे, मतलब ये जो एस है इसका पेयर में आ जाएगा, यानी ये अब ये पेयर जो आ गया अब ये लूज नहीं करना चाहेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबिलिटी गेन करके अब अपना पेयर को डिस्ट्रॉय नहीं होने देना चाहता है। समझ रहे बात को ना, कि अगर 1 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर देता है तब इसके पास बचता है NH2, यानी पेयर में इलेक्ट्रॉन है, अब इस पेयर को मेंटेन करना ये चाहता है। इसी को बोलेंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट जनरली अगर हम देखें इन 3 स्पेसीज में तो वैलिड होगा, ठीक है, इन 3 स्पेसीज में। क्यों, क्योंकि यहां पे डी ब्लॉक शुरू हो गया है, डी एफ ये होने लगा, तो डी और एफ में आपको पता होना चाहिए कि पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं एक बार ध्यान से सुनिएगा कि शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है। शील्डिंग का मतलब होता है रिपल्सन, और एक वर्ड आएगा आपके पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी जेड इफेक्टिव बोलते हैं इसको, और इसका मतलब होता है अट्रैक्शन। मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब अट्रैक्शन, और शील्डिंग या स्क्रीनिंग का मतलब रिपल्सन। तो एस पी डी एफ ये सब हमारे पास सब सेल हैं, तो डी और एफ में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है, या ऐसे बोल सकते हो कि डी और एफ में शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट निग्लिजिबल है, मतलब रिपल्सन निग्लिजिबल है, यानी अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा। यानी नीचे वाले जो स्पेसीज है उसमें डी और एफ ब्लॉक मिलना शुरू हो जाएगा, डाउन द ग्रुप आप आएंगे तो, और डी एंड एफ ब्लॉक मिलना शुरू हो जाएगा, यानी यहाँ पे पुअर शील्डिंग होगा। शील्डिंग पुअर है, रिपल्सन पुअर है, तो अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा। अब अट्रैक्शन ज्यादा है तो पेयर को तो ज्यादा मेंटेन करके रखना चाहेगा ना, क्योंकि अट्रैक्शन ज्यादा है तो पेयर में वो ज्यादा देर तक रह सकता है। तब समझिएगा इस एग्जांपल से कि गैलियम, अब 2 पार्ट में हम इसको डिवाइड करते हैं। गैलियम अगर 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो गैलियम +1 में, और अगर 2 लूज मतलब सारे के सारे लूज कर देता है तो गैलियम पे +3 चार्ज आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? यही हो सकता है।
आईएन जो है अगर एक लूज करे तो +1 में और अपना सारा लूज कर दे तो IN+3 में। वैसे ही हम TL का बात करें TL+1 में और यहाँ पे TL+3 में। ठीक, अब हमें ये पता है कि दो स्पेसीज दिया जाए, एक जगह लोअर और एक जगह हायर, ज्यादा स्टेबल कौन होगा? बोलेंगे सर हायर होगा। यहाँ पे क्या होगा? हायर होगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा लोअर, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट फाइनली डोमिनेंट कहां पे करेगा? बोलेंगे जो सबसे लोअर मोस्ट एलिमेंट होगा उस पे। क्यों? क्योंकि वहीं पे डी और एफ ज्यादा मिलेंगे, यानी शील्डिंग वहां पे नेग्लिजिबल हो जाएगा। और शील्डिंग नेग्लिजिबल मतलब रिपल्सन नेग्लिजिबल, यानी अट्रैक्शन बहुत ज्यादा डोमिनेंट कर जाएगा। यहां से बढ़ना शुरू हुआ लेकिन यहां पे डोमिनेंट कर गया। तो यहां पे बोल सकते हैं आप कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल देन हायर स्टेबल। क्यों भाई? बोलेंगे ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। सिर्फ एग्जांपल आपको कहां कहां रखना है, डी ब्लॉक पी ब्लॉक में आप आना, जैसे आप यहां पे एल्युमिनियम आए ना, एल्युमिनियम सबसे नीचे एलिमेंट कौन सा भाई? टीएल। यहां पे कार्बन में आना, यहां पे कौन है भाई? बोल सकते हैं पीबी। अगर यहां पे नाइट्रोजन आए और यहां पे क्या आएगा? बीआई। ठीक है, तो इसका दो स्पेसीज आएगा, बोलेंगे भाई कौन कौन? तो TL+1 और TL+3। इसका किस क्या आएगा भाई? PB+2 और यहाँ पे PB+4। यहाँ पे क्या आएगा? बोलेंगे BI+3 और BI+5। ये इसका मान लो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ये ऑक्सीडेशन स्टेट ये अटेन किए। सिर्फ लोअर मोस्ट में डोमिनेट करता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। होना चाहिए था क्या? जनरली हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल देन लोअर, बट हर ग्रुप में उसका लोअर स्टेट जो है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा हायर से, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक, अब देखो यहां पे समझिएगा ध्यान से। अगर टीएल के ऊपर क्या आता है? बोलेंगे सर आईएन आता है, तो आईएन पे +1 भी है और आईएन पे +3 है, तो यहां पे कौन डोमिनेंट होगा? +3, क्योंकि लोअर मोस्ट नहीं है। इनर्ट पेयर इफेक्ट सिर्फ वहां देखना लोअर मोस्ट स्पेसीज के लिए वैलिड है। ठीक है, तो जनरली हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल देन लोअर, बट सारे ग्रुप में हम देखें उसका लोअर मोस्ट एलिमेंट, सारे ग्रुप नहीं सॉरी, मतलब पी ब्लॉक में। ठीक है, तो हम पी ब्लॉक में कौन कौन सा ग्रुप? 3rd to 6th अगर हम देखें वहां पे अगर देखना हो तो हम बोलेंगे कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल देन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, सिर्फ लोअर मोस्ट में। बात समझ में आ रहा है? चलिए एक बार और फिर से समझाता हूं। गैलियम को लेते हैं, गैलियम +1 में है और गैलियम +3 में है। यहाँ पे IN+1 में है और यहाँ पे IN+3 में है, और यहाँ पे TL+1 में है और यहाँ पे TL+3 में है। ठीक, अब यहाँ पे हायर ऑक्सीजन स्टेट का डाउन द ग्रुप क्या है? साइज इंक्रीज, तो हम बोल सकते हैं कि स्टेबिलिटी भी क्या हो रहा होगा? डिक्रीज। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? बोलेंगे गैलियम +3, इस बात कर रहे हैं। और यहाँ पे IN+3 और उसके बाद TL+3। लेकिन लोअर ऑक्सीजन स्टेट में, लोअर वाले में क्या आएगा? इनर्ट पेयर इफेक्ट डोमिनेंट कर जाएगा। तो डोमिनेंट किस में सबसे ज्यादा करेगा? TL+ में, मतलब लोअर ऑक्सीजन स्टेट में ही वैलिड है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो किस में ज्यादा होगा? TL में। यानी यहाँ पे स्टेबिलिटी अगर बात करें तो क्या हो जाएगा? स्टेबिलिटी यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा। क्यों भाई? तो ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा? बोल सकते हैं TL+, उसके बाद IN+, उसके बाद गैलियम प्लस। ठीक है, समझ में आ रहा होगा? मतलब कि स्टेबिलिटी को डिसाइड करने के लिए इनर्ट पेयर को हम लोग पढ़ रहे हैं पी ब्लॉक में। हमें कैसे स्टेबिलिटी देखेंगे? पहले तो चेक करेंगे कि अगर दो स्पेसीज हैं, एक हायर ऑक्सीजन स्टेट है, एक लोअर ऑक्सीजन स्टेट है, ज़्यादा स्टेबल होगा हमारे पास हायर ऑक्सीजन स्टेट वाले स्पेसीज। लेकिन अगर हर ग्रुप के हम लोअर मोस्ट एलिमेंट पे आएंगे, वहाँ उसका लोअर ऑक्सीजन स्टेट
लोअर मोस्ट के लोअर ऑक्सीजन स्टेट इज मोर स्टेबल देन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। बस इतना ही एप्लीकेशन है।